पंजाब में बाढ़ के हालात तब भी जस के तस बने हुए हैं। इस बीच पठानकोट में चक्की दरिया समेत हिमाचल प्रदेश से कटे इलाकों में लैंडस्लाइड शुरू हो गई है, जिससे कई घरों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। लगभग 12 सेकंड का वक्त लगा और लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ का एक हिस्सा धराशायी हो गया। लैंडस्लाइड के बाद देखिए किस तरह मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे आवागमन ठप हो गया। ये तस्वीरें पठानकोट के पास पंजाब हिमाचल बॉर्डर की है, जहां डांगूपीर गांव में मूसलाधार बारिश के कारण लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। लैंडस्लाइड की एक और तस्वीर यहां से सामने आई है, जहां चक्की दरिया का कटाव जारी है। दरिया के किनारे देखिए किस तरह कटाव हो रहा है। दरिया मलबे को अपने साथ बहा ले जा रहा है। कटाव की जद में घर भी हैं। कई घर पानी में बह गए और जो बच गए उन सपनों के घरों को लोग अपने ही हाथों तोड़ने और हटाने को मजबूर हैं। पंजाब में बाढ़ का कहर जारी है। ये तस्वीरें पटियाला की हैं, जहां नदी की रफ्तार देखिए। नदी के दोनों तरफ कटाव जारी है। लोगों का कहना है कि उन्होंने करीब 40 साल के बाद ऐसी बाढ़ देखी। हालात बेहद खराब हैं। पटियाला के करीब 20 से ज्यादा गांव पूरी तरह बाढ़ से घिरे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद शहर के हालात भी ठीक नहीं है। देखिए बीच सड़क पर किस तरह जमीन धंस गई है। एहतियातन यहां से आवागमन रोक दिया गया है। कई जगह सड़कें धंस गई हैं, जिसे ठीक किया जा रहा है। इधर कुछ इलाकों से पानी निकला है, जहां बरसाती नाले में लोग मछलियां भी पकड़ रहे हैं। गन्ने के खेत में पानी भरा है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको दिख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान पंजाब में आई बाढ़ के बाद हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। वो खेतों में नंगे पांव उतरे और फसलों की बर्बादी को करीब से देखा और समझा। गुरदासपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ के कारण फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। शिवराज सिंह ने 1400 गांव को बाढ़ प्रभावित बताया। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और वहीं जम्मू कश्मीर के हालात की बात की जाए तो यहां पर भी भारी बारिश के बाद झेलम से लेकर तवी नदी उफान पर है। आप देखिए कैसे कई इलाके बेहाल हैं। हर तरफ तबाही का मंजर। सड़क के दोनों किनारे पानी फैला है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुलवामा की है, जहां नेशनल हाईवे पर गाड़ियां आती जाती दिख रही हैं। आसपास के रिहायशी इलाके पानी में डूबे हैं। पुलवामा जिले के पंपोर की ये तस्वीरें भयावह है। देखिए झेलम नदी पास में बह रही है, जिसका पानी आसपास के इलाकों में फैल चुका है। घर की निचली मंजिल पानी में पूरी तरह डूबी है। प्रशासन के मुताबिक 2 जिलों से 9000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2014 में यहाँ ऐसी विनाशकारी बाढ़ आई थी। पुलवामा में सेना बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है, जिन्हें पोरा समेत दक्षिण कश्मीर के कई गांवों में खाना और जरूरी चीजें पहुंचाई जा रही है। बड़गाम में भी सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। ड्रोन के जरिए बाढ़ का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही फंसे लोगों को सेना बाहर निकाल रही है। कठुआ में केंद्र सरकार की एक टीम ने हालात का जायजा लिया, जहां कई पुल और सड़कें बाढ़ में टूट गई हैं। वहीं राजधानी श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया। बाढ़ के हालात के बीच जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। इस बीच राज्य सरकार ने कहा है कि बारिश थम रही है, जिसके बाद सोमवार से स्कूल खुलेंगे। और अब बात उत्तराखंड की, जहां केदारनाथ चोराबाड़ी में हिमस्खलन की घटना सामने आई है। प्रशासन और रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। ग्लेशियर टूटने की ये तस्वीरें बाबा केदारनाथ क्षेत्र की हैं। तस्वीरें काफी दूर से ली गई हैं, लेकिन देख सकते हैं भारी मात्रा में ग्लेशियर टूटकर गिर रहा है। यह घटना चोराबाड़ी ग्लेशियर में हुई। हालांकि इसमें किसी नुकसान की खबर नहीं है। आज तक के लिए 4 धाम यात्रा बंद है। कल से यात्रा फिर से शुरू हो सकती है, जिसे देखते हुए प्रशासन सतर्क है। रेस्क्यू टीमों को एहतियातन अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही प्रशासन ने अफवाहों से बचने की सलाह दी है। राजधानी दिल्ली में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इन सब के बीच हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी भी छोड़ा गया है। इससे बाढ़ ग्रस्त इलाकों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। दिल्ली में रोजाना बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। मौसम विभाग का अनुमान है अगले 4 दिनों तक राजधानी में मानसून की स्थिति बनी रहेगी। आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। इधर यमुना उफान पर है। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। यमुना नदी उफान पर है। बाढ़ का पानी कश्मीरी गेट के आसपास कई इलाकों में पहुंच गया है। बीच डीटीसी हेडक्वार्टर भी बाढ़ की जद में है। देखिए हेडक्वार्टर का गेट आधे से ज्यादा पानी में डूबा हुआ है। इधर इंसान ही नहीं, बेजुबान भी देखिए किस तरह बाढ़ से जूझ रहे हैं। यमुना नदी पर बने लोहे के पुल के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां राहत और बचाव की टीम ने बाढ़ में फंसे एक गाय का रेस्क्यू किया।
दिल्ली के वसंत विहार की तस्वीरें हैं, जहां कई इलाके जलमग्न हैं। कई लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली सचिवालय की बाउंड्री के पास यमुना के पानी का रिसाव 2 दिनों से जारी है, जिससे जलजमाव की स्थिति बन गई है। इधर बाढ़ से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। यमुना नदी में हथनीकुंड बैराज से आधी रात को 1,27,000 से ज्यादा पानी छोड़ा गया। कुल मिलाकर वजीराबाद बैराज से लेकर ओखला बैराज तक यमुना अपने 25 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली वालों के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है। करीब 5,000 लोग प्रभावित हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यमुना का पानी उन्हीं इलाकों में घुसा है जहां यमुना नदी के क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है। सबसे ज्यादा समस्या निचले लेवल पर बसाई गई कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों के ही सामने आ रही है। और दिल्ली में कुदरत की मार की वजह से करोड़ों की कोठियां और गाड़ियां बेकार साबित हुई हैं। देखिए बाढ़ प्रभावित पौष इलाके से TV9 की ये रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके के बैली रोड पर। आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर दिल्ली के सबसे रसूख वाले लोग रहते हैं और यहाँ पर सबसे पौष इलाका माना जाता है। कि सिविल लाइंस इलाके में ही दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली के LG मंत्री, तमाम जो बड़े लोग हैं वो रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्थिति क्या है। यहाँ लोगों की करोड़ों की कोठियाँ हैं। पीछे आप देख रहे हैं लाखों की कार भी आपको नज़र आ रही है। जो लोग थे वो यहाँ पर फंसे हुए थे और उनको यहाँ पर जब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है तो यहाँ पर अब रेस्क्यू टीम के सहारे इन लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। जब तक पानी रहता कहाँ रहेंगे? रिश्तेदार भी है, होटल भी है, देखते हैं। कब से फंसे हुए थे माता जी? कल से लाइट और पानी नहीं है। थैंक यू सो मच रेस्क्यू टीम को एंड आप सबको। ठीक है, Thank देखिए you. इनको रेस्क्यू किया गया है यहाँ पर और काफ़ी ये लोग परेशान थे क्योंकि इस इलाके में हम देखें तो पानी भर गया था। 2023 में भी स्थिति यहाँ पर इसी तरीके की थी। और वहीं GST 2.0 के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि ये देश के विकास की डबल डोज है और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस बार धनतेरस में और ज्यादा रौनक रहेगी। मैंने देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। पीएम मोदी ने ये बातें GST सुधार के नए फैसले को लेकर कही है। दिल्ली में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। पीएम ने कहा कि इस नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवारों की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। मीडिया के कुछ साथी इसको GST 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए GST रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि GST में रिफॉर्म से भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सामान्य हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, उपभोग और विकास दोनों को नया प्रोत्साहन मिलेगा। चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव ढांचा और मजबूत होगा। मिडिल क्लास के लिए घूमना फिरना तक कांग्रेस ने बहुत मुश्किल कर दी। कांग्रेस राज में होटल के कमरे की बुकिंग पर 14% टैक्स और उसके ऊपर कई राज्यों में लग्जरी टैक्स लगता था, वो अलग। और GST से जुड़ी एक अनोखी खबर यूपी के जौनपुर से आई है। यहां एक मजदूर को करीब 4.5 करोड़ रुपए का नोटिस आया है। ये रिपोर्ट देखिए। घर के नाम पर झोपड़ी है। इसमें मजदूरी करने वाले रोहित सरोज का परिवार रहता है। यूपी के जौनपुर के रहने वाले सरोज को 4,42,04,400 रुपए GST भुगतान करने का नोटिस मिला है। सरोज को उपायुक्त राज्य जौनपुर और सहायक आयुक्त GST की तरफ से ये नोटिस मिला है। नोटिस में कहा गया है कि जालसाजों ने आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग करके फर्जी फॉर्म के जरिए एक महीने में 24,55,80,000 रुपए का टर्नओवर किया। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है और जल्द न्याय की मांग की है। और इस बीच लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर रौब झाड़ने वाले एक नकली IS की गिरफ्तारी हुई है और उसके पास से हैरान करने वाली खबर तो यह है कि कई लग्जरी गाड़ियां मिली है VVIP नंबर्स के साथ।
लखनऊ के पुलिस लाइन में इस वक्त आप मेरे पीछे लग्जरी गाड़ियों का एक काफिला देखेंगे। ये गाड़ियों की फ्लीट किसी नेता या मंत्री की नहीं है और ना ही किसी बड़े बिजनेसमैन की है, बल्कि ये गाड़ियों की फ्लीट है एक फर्जी IAS अधिकारी की, जिसको कि कल चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। इन लग्जरी गाड़ियों से चलने वाले अब उस फर्जी IAS की तस्वीर देखिए। यही है वो फर्जी IAS जिसके पास से डिफेंडर, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा सहित 6 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। गाड़ियों में विधान परिषद, सचिवालय समेत कई VVIP पास लगे हैं, जो जांच में फर्जी पाए गए। एक गाड़ी में इस जालसाज ने संयुक्त सचिव भारत सरकार का बोर्ड भी लगा रखा था। बताया जाता है कि ये खुद को गृह मंत्रालय से जुड़ा निदेशक स्तर का अधिकारी बताकर यूपी बिहार के जिलों में VIP प्रोटोकॉल भी लगवाता था। पता चला है कि ये कई प्रदेशों के अलग अलग जिलों में ठगी भी कर चुका है और ठगी और जालसाजी पर ये फुल ऐशो आराम में डूबा था। लखनऊ के वजीरगंज थाना पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद अब इसके अपराध की कड़ियों को सुलझाया जा रहा है। ये ठगी का काम करते थे और उसी के बल पर इन्होंने इतना पैसा और ये लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की और उसके बाद ये तमाम सिलसिला जो है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी को पकड़ लिया गया है और जैसे ही उसको पकड़ा गया, पुलिस के सामने तमाम ऐसे मामले ठगी के सामने आ रहे हैं कि वो किस तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बनाया करता था। NHRC ने मुंबई में एक विज्ञापन पर महाराष्ट्र के सचिव से जवाब तलब किया है। मामला एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ा है जिसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए टाउनशिप बनाने की बात कही गई। लाइक माइंडेड फैमिलीज जो सेम वैल्यूज शेयर करती हैं। मुंबई के पास करजत इलाके में केवल मुस्लिमों के लिए हलाल लाइफस्टाइल वाली टाउनशिप बनाई जा रही है। ये जानकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने X पर एक वीडियो साझा करते हुए दी। कहा है कि यह विज्ञापन नहीं विष व्यापन है। ऐसे विज्ञापन इन दिनों सोशल मीडिया और अखबारों में सुर्खियों में है। हिंदू संगठन और राजनीतिक दलों ने विरोध जताया है। ये गज़वाए हिंद है। ये भारत के संविधान में जिस तरीके से सभी लोगों को पूरे अधिकार दिए गए हैं, उसके खिलाफ ये बात है। हम ये बिल्डर्स से और डेवलपर से आग्रह करेंगे कि ऐसे जो फिल्म्स है वो तुरंत वापस ले ले, विड्रॉ कर ले। NHRC ने महाराष्ट्र सरकार को इस टाउनशिप के मामले में नोटिस जारी किया है। मुख्य सचिव से 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। जानकारी के मुताबिक पहले ये प्रोजेक्ट सुकून रेजिडेंसी के 78 फ्लैट्स में से 72 मुस्लिम समुदाय को बेचे जा चुके हैं। वहीं मौजूदा प्रोजेक्ट सुकून एम्पायर में अब तक हुई सभी 12 बुकिंग्स भी मुसलमान ग्राहकों ने ही की है। तो देखिए, नेपाल में जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनके लिए एक बड़ा झटका और एक बड़ी खबर है, क्योंकि यहां पर फेसबुक, X, इंस्टाग्राम सब पर बैन लगा दिया गया है। नेपाल के संचार मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है बैन का। यूट्यूब, व्हाट्सएप पर भी पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि सोशल मीडिया पर पूरी तरह से पाबंदी। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने इस बात का ऐलान किया तो नेपाल में एक साथ X से लेकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पर बैन लग गया। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स को लिस्टिंग के लिए 7 दिनों की समय सीमा दी थी। ये समय सीमा 2 दिन पहले ही रात 12 बजे समाप्त हो गई, जिसके बाद संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन्हें बंद करने का फैसला किया गया। इस फैसले के बाद नेपाल में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल, मैसेंजर समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया है। नेपाल में अब तक सिर्फ टिकटॉक, वाइबर, निम्बज, वीटक और पोपो लाइव ने ही कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाया है।